नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी एजुकेशन पर। तो आज अपन नया वाला लेक्चर यानी कि नया वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और आज स्टार्ट करेंगे अपन यूनिट 4 वेव्स या तरंग। अपने टोटल 6 यूनिट हो चुकी है, अब ये 7वीं यूनिट है। अपने सीक्वेंस के हिसाब से ये कौन सी है? यूनिट नंबर 7। और जो सिलेबस के सीक्वेंस के हिसाब से यूनिट 4 वेव यानी तरंग। अब ये तरंगें तो वैसे तो बहुत सारी होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है। साउंड वेव हो सकती है, कोई डोरी होती है उसमें जाने वाली वेव्स हो सकती है, पानी की लहरें वो भी एक टाइप की वेव्स है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। लेकिन आपके जो क्वेश्चंस मोस्टली पूछे गए ना, मोस्टली क्या मतलब सारे जो क्वेश्चन पूछे गए 2016 और 2018 में, वो साउंड वेव से संबंधित ही पूछे गए। किससे? साउंड वेव से संबंधित ही पूछे गए सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं भी इस सिलेबस को थोड़ा सा साउंड वेव्स तक ही लिमिट रखूँगा, ठीक है। ज़्यादा अपन हाथ पैर नहीं मारेंगे, और वैसे भी टाइम कम है तो इसलिए पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, और जिस प्रकार से आगे पूछा गया उसी प्रकार की चीज़ें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2016 और 2018 में देखो क्या क्या चीज़ें पूछी गई है। 2 टॉपिक है मेनली, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन, ठीक है, और डॉपलर इफेक्ट ठीक है। तो देखो इसमें क्या 2016 में 2 न्यूमेरिकल पूछे गए थे सुपरपोजिशन पर, और 1 न्यूमेरिकल आया था किस पे? डॉपलर इफेक्ट पे। कुल मिलाकर 3 सवाल आए थे। और 2018 में 1 न्यूमेरिकल सुपरपोजिशन, 1 न्यूमेरिकल डॉपलर इफेक्ट, और 1 न्यूमेरिकल थोड़ा सा मतलब ये समझ लो थोड़ा सा आउट था, मतलब ना तो उसको अपन सुपरपोजिशन में मान सकते हैं ना ही डॉपलर इफेक्ट में, मतलब ठीक है। कहीं ना कहीं ध्वनि के वेग से संबंधित सवाल था कि वेग कैसे डिपेंड करता है, क्या करता है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत अपन डॉपलर इफेक्ट से लिंक कर सकते हैं, तो ये कुल मिला के मतलब 3 सवाल आए थे। कुल मिला के क्या आए थे? 3 सवाल, 3 और 3 6 सवाल। इस बार भी देख लो मोस्टली क्या होगा, एक बार बता दूँ, 1 सवाल सुपरपोजिशन से पक्का है, 1 सवाल डॉपलर इफेक्ट से पक्का है, 2 सवाल तो यहाँ से फिक्स है, ठीक है। और मोस्टली इससे 3 ही बनेंगे, 3 से ज़्यादा वो सवाल बनाने भी नहीं वाले इससे, ठीक है। सॉरी यार, 3 तो क्या इस बार तो कौन सा सीक्वेंस है? अभी क्वेश्चन कितने बनाने हैं इनको? 25 ना, तो शायद 3 ही ना बने इस बार तो। मतलब इस बार तो आपको 100 क्वेश्चन है ना, 100 में से पिछली बार तो चलो उनको 33-35 क्वेश्चन बनाए थे, तो अब की बार 100 में से इनको देने होंगे शायद 25 और 30 के बीच में, मतलब ये रखेंगे, ठीक है। तो ये समझ लो इसके तो इस बार तो 3 भी नहीं आए क्वेश्चन, 2 ही आए, जिसमें से 1 सुपरपोजिशन पे आ जाए, 1 डॉपलर इफेक्ट पे आ जाए, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा इसमें हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो सिलेबस के हिसाब से है वही अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वैसे भी बहुत कम है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पहले पढ़ लेते हैं भाई तरंग कितने प्रकार की होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं जो कि ज़रूरी है। कहीं पर टर्म्स कुछ आएगी, अगर मैं बोलूँगा कहीं पर अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, अप्रगामी, तो चीज़ें अपनी थोड़ी सी मतलब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं, वैसे तो है, तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इसको भी बहुत मस्त से समझ सकते हैं। बेसिक में मतलब 1-2 लेक्चर निकल जाएंगे, लेकिन इतना टाइम है नहीं अपने पास, तो जल्दी शॉर्ट में निपटाते हैं चीज़ों को। देखो जो तरंगें होती है उनको 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक तो माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, दूसरा होता है ऊर्जा संचरण के आधार पर। जो तरंगें होती है उनको 2 प्रकार से करते डिसाइड, एक तो माध्यम की आवश्यकता के आधार पर और दूसरा ऊर्जा संचरण के आधार पर। 2 प्रकार से बांट सकते हैं, ठीक है। तो माध्यम की आवश्यकता के आधार पर इनको 2 प्रकार से बांटते हैं आगे। और एक तो होता है यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगें, एक तो होता है यांत्रिक या प्रत्यास्थ, दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय। यांत्रिक या प्रत्यास्थ या फिर विद्युत चुंबकीय, ठीक है। यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगें क्या होती है? देखो, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता, यानी कि जो यांत्रिक बोलो या प्रत्यास्थ बोलो, बात एक ही है, ठीक है। यांत्रिक या प्रत्यास्थ, तो यांत्रिक तरंगें या प्रत्यास्थ तरंगों के लिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि उन जो तरंग है उनको बहने के लिए, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल, ध्वनि तरंगें, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वायु चाहिए होती है। अगर वायु ना हो, अगर जहाँ हवा नहीं है, अगर निर्वात है, तो वह आपने कुछ सुनाई नहीं देगा, समझ गए? कुछ सुनाई नहीं देगा। बहुत बार आपने देखा है कि अपन मतलब
बाइक पे जाते होते हैं, ठीक है, बाइक पे जा रहे होते हैं, लेकिन मतलब ऐसे होता है कि मतलब पीछे वाला बोलता है ना, वो अपने को सुनाई नहीं देता, वो अपने को सुना ही नहीं देता, क्योंकि हवा बहुत ज़ोर से बहती है ना। तो मतलब क्या होता है, वो हवा उसको ध्वनि को पीछे की तरफ बहा ले जाती है, समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये ध्वनि क्या किसी माध्यम पर डिपेंड कर रही है। किस माध्यम पर डिपेंड कर रही है? हवा के माध्यम पर, ठीक है। और अगर वही भले हवा कितनी भी तेज़ चल रही हो और मतलब कुछ भी हो, अगर लाइट है तो लाइट पे कुछ भी माध्यम का इफेक्ट नहीं है, लाइट निर्वात में भी गति कर सकती है, ठीक है। तो देखो लाइट तो सेम ही काम करेगी, लेकिन ध्वनि में फर्क हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यांत्रिक या प्रत्यक्ष तरंगे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। एक तो क्या होती है, तो ध्वनि तरंगे, डोरी में तरंगे, डोरी टाइप की डोरी जिसमें ऐसे हिलाओ तो मतलब डोरी में ऐसे वेव्स बनती है ना, ऐसे डोरी को अगर ऐसे ऐसे करते हैं बहुत बार, ठीक है, तो उसमें डोरी में वेव्स बनती है। एक होती है जल तरंगे, जब आप समुद्र के किनारे वगैरह या फिर आप अपने गाँव में भी जो तालाब वगैरह उसके किनारे आपके आसपास छोटा मोटा डैम हो उसके किनारे, देखो जो पानी की तरंगे ऐसे आती है ना, ठीक है, वो क्या है, सारी वेव्स है। भूकंप तरंगे, इन सभी के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए होता है। इनको बहने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, ठीक है, इनको बहने के लिए माध्यम चाहिए। तो इनको बोलते हैं यांत्रिक या प्रत्यक्ष तरंगे। एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्वात में भी संचरण हो सकता है। इनका संचरण निर्वात में भी हो सकता है, जैसे प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे। अब जैसे लाइट है, अगर वायु नहीं भी होना तो भी लाइट जहाँ तक आपको भेजना है लाइट को वहाँ तक जा सकती है। ये रेडियो तरंग यानी कि मतलब अपने फ़ोन में जो आ रहा है वेव्स, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे, फ़ोन में जो सिग्नल वगैरह है वो यही तरंग है, ठीक है। तो जो फ़ोन में सिग्नल आ रहा है उसमें कोई हवा का फर्क नहीं पड़ता, हवा कितनी भी तेज हो कुछ भी हो, ठीक है, वो माध्यम पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, वो माध्यम पे डिपेंड नहीं करती। माध्यम में कुछ भी चेंज हो उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला, समझ गए। आप सिंपली देख लो ना भाई, एक जगह आप साउंड का वो रख दो, स्पीकर रख दो, ठीक है। अब एक जगह लाइट रख दो, सामने की दीवार है, ठीक है, सामने की दीवार पे लाइट मारो और स्पीकर का साउंड देखो, दोनों मतलब नॉर्मली तो अभी जाएंगे। अभी क्या करो, सामने से बहुत ज़ोर से भी फैन स्टार्ट कर दो, सामने से आ रही हवा आ रही है, ठीक है, तो क्या होगा, साउंड तो कहीं नहीं कि रुक जाएगा, साउंड कहीं नहीं कि रुक जाएगा, या फिर उसकी जो मतलब तेज होगा, थोड़ा कम होगा, मतलब जो इसकी इंटेंसिटी है वो कम प्राप्त होगी। लेकिन लाइट का तो सेम ही रहेगा, लाइट में कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला, समझ गए। सिंपल से कहने का मतलब ये है कि भाई ध्वनि तरंगे माध्यम पर निर्भर करती है। अगर माध्यम होगा तो ही ध्वनि तरंगे आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती, आवाज़ निर्वात में नहीं जा सकती, ठीक है। हाँ, और ये जो ये प्रकाश तरंगे है वो निर्वात में भी गमन कर सकती है, समझ गए। तो ये हो गया माध्यम की आवश्यकता के आधार पर। तो अभी जो यांत्रिक और अप्रत्यक्ष तरंगे, इनको आगे दो तरीकों में और बांटते हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। इनको आगे जाके अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दो में और डिवाइड करते हैं। एक होता है ऊर्जा संचरण के आधार पर। ऊर्जा संचरण यानी कि उसमें दो होता है, परगामी अपरगामी। परगामी अपरगामी, परगामी मतलब आगे जाना, अपरगामी मतलब आगे नहीं जाना। सिंपल सी बात है, निश्चित वेग से आगे बढ़ती है ये वेव, क्या होती है, निश्चित वेग से आगे बढ़ती है, फिक्स वेग से, तथा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। उस ऊर्जा का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह होता रहता है, ठीक है। ये तरंगे निश्चित वेग से आगे बढ़ती है तथा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। दूसरी होती है अपरगामी। अपरगामी मतलब दो सीमाओं के मध्य स्थित, ये आगे नहीं बढ़ेगी, दो सीमाओं के मध्य फिक्स लिमिटेड रहती है, ठीक है। तो सीमाओं के मध्य स्थित तथा ऊर्जा का स्थानांतरण भी नहीं होता, समझ गए। परगामी अपरगामी, तो सीमाओं के मध्य स्थिर तथा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है, ठीक है। वैसे समझने को तो बहुत अच्छे टॉपिक है परगामी अपरगामी, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें अपन जाएंगे नहीं क्योंकि सवाल इनसे पूछे नहीं गए, ठीक है। चलिए इन अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखो पढ़ते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। कौन सी? अनुदैर्ध्य तरंगे। इसमें क्या होता है, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। इनमें संपीड़न तथा क्या होता है, विलयन होता है। संपीड़न और विलयन, संपीड़न पर माध्यम का घनत्व एवं दाब अधिक तथा विलयन पर कम होता है। अब देखो क्या होता है, जब भी ये तरंगे गति करते हैं तो माध्यम के कण होते हैं ना, वो आगे पीछे करते गति, ऐसे आगे पीछे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तरंग संचरण की अगर तरंग इस साइड बह रही है, तरंग की दिशा इस साइड है, तो माध्यम के कण ऐसे ऐसे करते हैं कंपन, ऐसे ऐसे,
समझ गए। ये कोई कण है, ये मान लिया ये कोई कण है, तो एक बार ऐसे जाएगा आगे, एक बार पीछे जाएगा, समझ गए, ऐसे होगा। तो अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जब दोनों कण एक दिशा में आ रहे हैं तब यहाँ पर क्या होगा, संपीड़न, मतलब यहाँ पर क्या होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर घनत्व अधिक होगा। दोनों कण पास पास आ रहे हैं, और जब ये दोनों ही कण दूर जा रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लिया यहाँ पे देख लो, एक कण ये है, एक कण ये कण भी चलो इस साइड जा रहा है और ये कण भी इस साइड जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, विरलन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, विरलन। यहाँ पर क्या होगा, माध्यम का दाब और घनत्व दोनों क्या होंगे, कम होंगे, दोनों क्या होंगे, क्यों कम होंगे, क्यों, क्योंकि माध्यम के कण भाई, माध्यम सिंपल सा लॉजिक है, माध्यम के कण क्या होंगे, तरंग संचरण की दिशा ऐसे है तो एक बार आगे जाएगा, एक बार पीछे जाएगा, इस प्रकार का मतलब। अगर इसके पास वाला कोई दूसरा कण है वो भी एक बार ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बार जब ऐसा होगा कि भाई दोनों किसी स्थिति पर दोनों एक दूसरे की साइड आ रहे हैं, ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर तो क्या होगा, संपीड़न। और अगर इसका उल्टा हो जाए कि ये भी इस साइड जा रहा है और ये भी इस साइड जा रहा है, तो यहाँ हो जाता है विरलन, समझ गए। तो संपीड़न पर क्या होगा, घनत्व और दाब अधिक, भाई संपीड़न हो रहा है तो घनत्व और दाब अधिक, सीधी सी बात है, सबसे मालूम पड़ा था। विरलन यानी कि दूर दूर जा रहे हैं, यानी कि जो ये दाब और घनत्व वो क्या होंगे, कम होंगे, वो क्या होंगे, कम होंगे। अब इनको क्या किया जाता है, इनको अपन साइन वेव से शो करते हैं, साइन और कॉस थीटा वाली जो समीकरण है उनसे अपन इन सारी वेव्स को शो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी इसी को फॉलो करते हैं, जहाँ संपीड़न होगा वहाँ मैक्सिमम अपन मानेंगे कि दाब और घनत्व मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ कम, विरलन पे कम, यहाँ मैक्सिमम, ठीक है। और एक संपीड़न और दूसरे संपीड़न के बीच की दूरी होती है लैम्बडा। लैम्बडा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, समझ गए। लैम्बडा क्या होता है, वेवलेंथ, मतलब एक संपीड़न और दूसरे संपीड़न के बीच की दूरी लैम्बडा, और एक संपीड़न और एक जो है विरलन, एक संपीड़न और एक विरलन के बीच की दूरी कितनी होती है, λ/2, कितनी होती है, λ/2, समझ गए। एक संपीड़न और संपीड़न के बीच की दूरी लैम्बडा और एक संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी λ/2। अगर एक विरलन तो यहाँ पर भी एक विरलन आएगा ऐसे, तो इनके बीच की दूरी भी लैम्बडा, संपीड़न संपीड़न लैम्बडा, विरलन विरलन लैम्बडा और संपीड़न विरलन λ/2, कितना, λ/2, समझ गए, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, वायु में संचरित ध्वनि तरंगे। वायु में संचरित ध्वनि तरंगे क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। वायु में संचरित ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है, ठीक है। और जल के भीतर तरंगे, ये भी किसका उदाहरण है, अनुदैर्ध्य का, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं अनुप्रस्थ। अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। कौन सी तरंगे, अनुप्रस्थ, यानी कि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। जो अनुदैर्ध्य पढ़ा उसमें तो क्या हो रहा था, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, आगे पीछे आगे पीछे। यहाँ पर माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, मतलब तरंग ऐसे जाएगी तो माध्यम के कण ऐसे कंपन करेंगे, ऊपर नीचे, समझ गए। यानी कि ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन को स्रंग तथा नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन को गर्त कहते हैं। देखो ये जो तरंग है वो ऐसे जा रही है, तरंग ऐसे जा रही है, माध्यम के कण ऐसे ऊपर नीचे कंपन करते हैं। अब देखो ये इस साइन वेव से कंपेयर नहीं, आप कहोगे सर उसमें भी ये ऐसे ही था, उसमें भी ऐसे ही, ये तो सिर्फ साइन वेव है, इस वेव को दिखाने के लिए, ठीक है। जबकि उसमें जो माध्यम के कण वो ऐसे कंपन करते हैं, ऐसे ऐसे, जबकि इसमें कंपन कैसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, समझ गए। उसमें कंपन ऐसे ऐसे कर ऊपर नीचे, जबकि उसमें तो ऐसे ऐसे था, समझ गए। हाँ ये कंफ्यूजन, ये तो सिर्फ साइन वेव क्या करती है, आप ऐसे ऐसे कंपन करोगे तो उसको भी साइन वेव से दिखाया जाता है, और ऐसे ऐसे कंपन करोगे तो उसको भी साइन वेव से ही दिखाया जाता है, समझ गए। हाँ कंफ्यूज मत नहीं होने का। तो मतलब माध्यम के कण क्या है, माध्यम के कण मतलब ऐसे ऊपर नीचे कंपन करें, ऊपर नीचे अधिकतम, ठीक है। जब ये माध्यम का कण ऊपर करेगा कंपन, तो जैसे कि माध्यम का कण ऊपर आया तो मैंने ऐसे शो कर दिया, ठीक है। ये माध्यम का कण इस स्थिति पे नीचे गया तो मैंने क्या शो कर दिया, गर्त, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से होगा, जब विस्थापन को यानी कि ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन को स्रंग, ये होती है एक माध्य स्थिति, ये होती है माध्य स्थिति, ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन को स्रंग और नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन को गर्त, ठीक है। ऊपर नीचे वो होगा, कंपन होगा, तो ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन क्या होगा, स्रंग, और नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन गर्त। और एक स्रंग और दूसरे स्रंग के बीच की दूरी कितनी होगी, λ/2, सॉरी लैम्बडा, ठीक है। और एक स्रंग और एक गर्त के बीच की दूरी कितनी होगी, λ/2, ये कितनी होगी, λ/2, ठीक है। ये स्रंग और स्रंग के बीच की दूरी लैम्बडा और इनके बीच की दूरी λ/2। ये हमेशा ध्यान रखना, ये पॉइंट जहाँ से तरंग अपने को रिपीट करना स्टार्ट होती है, यहाँ से देखो तरंग फिर से हो रही है रिपीट, यहाँ फिर से रिपीट, तो वो एक दूरी कहलाती है लैम्बडा, ठीक है। जैसे कि इसके और इसके बीच की दूरी भी क्या होगी, लैम्बडा, ये पूरी लैम्बडा होगी, ये λ/2 होगी,
समझ गए, ये भी लैम्बडा बाय 2, ये लैम्बडा बाय 2, टोटल लैम्बडा, समझ गए, ऐसे होता है। तो जो पॉइंट जो सिमिलर है, जैसे कि ये पॉइंट देख लो यहाँ का, यहाँ से नीचे जा रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है, तो ये दूरी पूरी कितनी होगी, लैम्बडा बाय, सॉरी लैम्बडा होगी, ये पूरी दूरी लैम्बडा, ये लैम्बडा बाय 2, ये लैम्बडा बाय 2, समझ गए। तो ये भी सुरंग, यहाँ भी क्या होगा, ये सुरंग होगा, तो एक सुरंग और दूसरे सुरंग के बीच की दूरी लैम्बडा, सुरंग और गर्त के बीच की दूरी लैम्बडा बाय 2, सेम ऐसा ही है। संपीड़न संपीड़न के बीच की दूरी लैम्बडा, विलन विलन लैम्बडा, ठीक है, और विरलन और संपीड़न के बीच की दूरी लैम्बडा बाय 2। उसी प्रकार यहाँ सुरंग सुरंग और गर्त गर्त, ठीक है, गर्त और गर्त, ये भी लैम्बडा बाय, ये भी लैम्बडा होगा, गर्त और गर्त, और सुरंग और गर्त के बीच की दूरी लैम्बडा बाय 2, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, समझ गए। इसमें माध्यम के कण ऊपर नीचे वो करेंगे कंपन, जबकि उसमें माध्यम के कण आगे पीछे कंपन करते हैं, ठीक है। ये साइन तो क्या, ये तो साइन वेव है जो शो करता है उसको कि भाई हाँ, ऊपर वाला क्या शो करता है, सुरंग या फिर उसमें संपीड़न, ऐसे साइन तो शो करने के लिए बताया जाता है, साइन वेव वाली समीकरण, ठीक है, साइन या कॉस समीकरण उसको बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी इनकी कंपन तो कैसे होता है, अनुदैर्ध्य में आगे पीछे और इसमें ऊपर नीचे, ठीक है। इसमें तरंग ऐसे जा रही है, उसमें तरंग ऐसे जा रही है, तो उसमें तरंग संचरण की दिशा में, इसमें तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, ठीक है। और ये कंपन कौन करेगा, ये माध्यम के कण करेंगे कंपन, कौन करेगा, माध्यम के कण, ठीक है, जिस माध्यम से होकर वो गुजर रही है वेव वो, ठीक है। इतना समझ गए। चलिए देखो, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, अभी जैसे कि मैंने वो एग्जाम्पल बताना भूल गया था अनुप्रस्थ का, ठीक है। अनुप्रस्थ में क्या होता है, जो डोरी, जैसे कि दो एग्जाम्पल बताए थे, एक तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंगे, ये हमेशा पूछा जाता है कि भाई तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है, तो आपको बताना है अनुप्रस्थ तरंगे। जैसे कि डोरी को आप खींच के रख लो, फिर ऐसे मारो झटका तो ऐसे वेव्स निकलती है, ऐसे वेव्स, या फिर बहुत सारे लोग आजकल जिम में वो एक्सरसाइज के लिए भी दिखाते हैं ऐसे, ठीक है, उसमें वो वेव्स ऐसे आगे पीछे होती रहती है, ठीक है। तो वो क्या है, अनुप्रस्थ का उदाहरण है, तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंगे, जिसमें क्या होता है, माध्यम के कण ऊपर नीचे कंपन करते हैं, यानी कि डोरी देखोगे तो डोरी के कण क्या होते हैं, ऊपर नीचे करते हैं कंपन, डोरी के कण एक बार ऊपर एक बार नीचे, ठीक है। तो ये होता है। अब देखो एक स्पेशल डिफरेंस है इनमें कि भाई अनुदैर्ध्य है ना, इनका संचरण सभी माध्यम में संभव है, ये कभी भी पूछे तो ध्यान रखना, अनुदैर्ध्य तरंग है, इनका संचरण सभी माध्यम में संभव है, जबकि जो अनुप्रस्थ है उनका सभी माध्यम में संभव नहीं। जो अनुप्रस्थ होती है तरंगे, उनका संचरण सभी माध्यम में संभव नहीं हो पाता, जबकि अनुदैर्ध्य का सभी माध्यम में संभव होता है। चलिए ठीक है, इतना काफ़ी है बेसिक चीज़ें। अब देखो ये पढ़ते हैं कि भाई जो तरंग होती है, तरंग को समीकरण में कैसे व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार अपन सरल आवत गति को समीकरण में व्यक्त करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार इस तरंग गति को भी समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। समीकरण क्या होता है, धनात्मक x दिशा में समीकरण होता है y a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, और ऋणात्मक x दिशा में समीकरण होता है y इक्वल a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। यानी कि अगर तरंग ऐसे जा रही है, ऐसे पॉजिटिव एक्स साइड में, तो समीकरण ये आएगा y a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, और अगर तरंग ऐसे जा रही है नेगेटिव x की तरफ, तो y a sin ओमेगा t प्लस के एक्स, ठीक है। अब ये सब कुछ क्या है, ये ओमेगा के ए, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो y तो क्या है, y है आपके जो कण है जो कंपन करेंगे जब सरल आवत गति हो, सॉरी जब ये तरंग आगे जाएगी, तो माध्यम के कण क्या करते हैं, या तो ऊपर नीचे करते हैं कंपन, या फिर करते हैं आगे पीछे। तो y क्या है, कंपन करने वाले कणों का, कंपन करने वाले कणों का माध्य स्थिति से विस्थापन, माध्य स्थिति से विस्थापन, ठीक है। जो कण कंपन करेंगे, माध्यम के कण, कौन करता है कंपन, कंपन करते हैं माध्यम के कण, तो वो माध्यम के कण जो कंपन करने वाले हैं, कंपन करने वाले कणों का माध्य स्थिति से विस्थापन, ठीक है। तो ये माध्य स्थिति से विस्थापन शो करेगा। ये क्या है, x क्या है, टाइम नहीं है, ये x टाइम नहीं है, ध्यान रखना। x क्या है भी, x दूरी पे, मतलब तरंग, जो तरंग जाती है ना, कि मतलब कि भाई ऐसे जा रही है इस साइड, ठीक है, तो वो x लेंथ को शो कर रहा है, दूरी को शो कर रहा है, टाइम को शो नहीं कर रहा, ध्यान रखना। और y क्या है, कंपन करने वाले कणों का माध्य स्थिति से विस्थापन, ठीक है। अब x क्या है, कण की स्थिति, कण की स्थिति, कण की स्थिति, मतलब सिंपल सी बात ये है कि भाई
ये बहुत सारे कण हैं। जब तरंग क्या कर रही है, गति कर रही है, तो बहुत सारे कण हैं। तो ये सारे कण क्या होंगे, तरंग अगर गति करेगी ऐसे ऐसे, तो एक बार ये कण ऊपर जाएगा, ये कण नीचे जाएगा, ये कण ऊपर जाएगा, ये कण नीचे जाएगा, ऐसे होगा ऊपर नीचे। तो इस कण की स्थिति को कौन दिखाएगा, एक्स। जैसे यहाँ का कोई कण है, उसकी स्थिति कौन दिखाएगा, एक्स। तो इसके अनुदेश इसकी स्थिति को दिखाएगा एक्स, और ऊपर नीचे की स्थिति को कौन दिखाएगा, वाई। ऊपर नीचे की स्थिति को दिखाएगा वाई। ठीक है, तो एक्स क्या हुआ यहाँ पर, जो तरंग संचरण की दिशा में कण की स्थिति, कि भाई कण कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब देखो उसके अलावा y हो गया क्लियर, x हो गया क्लियर। ठीक है, अब a क्या है, a होता है आयाम, यानी कि जो ये आयाम पॉजिटिव हो गया, अगर ये है तो नेगेटिव नीचे वाला। ठीक है, यानी कि कंपन करने वाले कणों का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। आयाम क्या हो जाएगा, a, कंपन करने वाले कणों का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। ठीक है, और ओमेगा, तो ओमेगा आपको पता है क्या होगा, 2π/T, 2π/T। तो T क्या है, टाइम पीरियड, यानी कि आवर्तकाल। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये क्या हो जाएगा, आवर्तकाल। ठीक है, और K क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। ठीक है, और एक आता है लैम्बडा और आता है यहाँ पर। तो लैम्बडा ये दूरी होती है लैम्बडा, और ये दूरी आप देखोगे इतनी सी, तो ये होती है λ/2, ये भी λ/2, समझ गए, ये भी ये भी λ/2 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और अगर पूरी मतलब ये पूरा एक पॉइंट से यहाँ तक लैम्बडा, अगर इसका आधा यहाँ देखोगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, λ/2, ये आधा वाला ये पोर्शन। ठीक है, बाकी चलो सारी चीज़ें अपन समझते हैं आगे क्योंकि इससे सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है, तरंग का वेग आ सकता है, क्योंकि वेग पे फॉर्मूला बनता है इस के से। ठीक है, तो इस तरंग से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें, समीकरण क्या है, y = a sin ωt माइनस प्लस के एक्स। माइनस यानी कि जब पॉजिटिव दिशा में जाएगा तो माइनस, और नेगेटिव दिशा में जाएगा तो प्लस के एक्स। ठीक है, अब देखो y क्या है, कंपन कर रहे माध्यम के कण का माध्य स्थिति से विस्थापन। y क्या शो कर रहा है कि जो कण जो है माध्यम का जो कंपन कर रहा है उसका माध्य स्थिति से विस्थापन, यानी कि ऐसे ऊपर नीचे। ठीक है, ऐसे समझ गए। माध्यम के कण की स्थिति, यानी कि भाई कण कहाँ पर स्थित है, माध्यम का कण कहाँ पर स्थित है, और वो कौन सा कण, जैसे कि भाई कोई तरंग है आगे बढ़ रही है। ठीक है, कोई तरंग आगे बढ़ रही है तो यहाँ बहुत सारे कण होंगे, माध्यम में बहुत सारे कण होंगे, एक कण ये भी होगा, 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 एक कण ये भी होगा। ठीक है, तो x क्या शो करेगा कि भाई कौन से कण की बात कर रहे हैं, कि भाई मैं इस कण की बात कर रहा हूँ तो मैं ये वाला x लिखूंगा। अगर x = 2 सेंटीमीटर है तो मैं x कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, कण अगर यहाँ से तरंग स्टार्ट होती है तो 2 सेंटीमीटर पर है तो यानी कि x = 2 सेंटीमीटर। कि भाई x = 2 सेंटीमीटर पर स्थित अपन कण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जाएगा x = 2, और x = 2 सेंटीमीटर पर कण फिर क्या करेगा, वो ऊपर नीचे दोलन करेगा, क्या करेगा, कंपन करेगा। तो वो अधिकतम कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, वो चीज़ अपन पता कर सकते हैं। ठीक है, ए क्या है, आयाम। ए क्या होता है, आयाम होता है, वो सभी को पता है, कंपन कर रहे माध्यम के कण का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, यानी कि ये अधिकतम विस्थापन। ठीक है, ये जैसे कि ये कंपन करेगा ऊपर नीचे करो, आगे पीछे करो, तो ये माध्य स्थिति होगी। ठीक है, तो ये अधिकतम विस्थापन ऊपर वाला, ये नीचे वाला अधिकतम विस्थापन। ठीक है, तो आवर्तकाल क्या होता है, कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में लगा समय, एक कंपन पूरा करने में लगा समय। ठीक है, वो होता है आवर्तकाल। ठीक है, एन क्या है, आवर्ती, यानी कि कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या। आवर्ती और आवर्तकाल मैंने जब सरल गति पढ़ाया था उसमें अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, कि भाई आवर्ती और आवर्तकाल क्या चीज़ें होती है। तो आवर्ती क्या होती है, कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की, यानी कि 1 सेकंड में कितने कंपन वो कर सकता है। समझ गए, आवर्ती और आवर्तकाल एक दूसरे के उल्टे होते हैं। एक नया शब्द आता है लैम्बडा, यानी कि तरंग दैर्ध्य। लैम्बडा तरंग दैर्ध्य, वो क्या होता है, एक्चुअली माध्यम के किसी कण द्वारा एक कंपन पूरा करने के दौरान तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसका मात्रक मीटर में होता है। देखो आपको पता है माध्यम का कण क्या करेगा, ऊपर नीचे वो करेगा कंपन। अब जब माध्यम का कण ऊपर नीचे कंपन करेगा तो तरंग उसके लिए रुकी हुई थोड़ी रहेगी। ठीक है, तरंग को तो आगे बढ़ना है। तो जब तक ये माध्यम का कण यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर जाके फिर नीचे आके वापस नीचे जाके फिर यहाँ जब तक अपना एक कंपन पूरा नहीं कर लेता तब तक तरंग जितनी आगे बढ़ती है, जितनी दूरी तय कर लेती है, उसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, उसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। ठीक है, इसका मात्रक किसमें होता है, मीटर में। चलिए अब देखो, अब एक चीज़ आती है
तरंग संख्या क्या होती है? एकांक लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या। तरंग संख्या क्या होती है? एकांक लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या, यानी कि मतलब 1 मीटर लंबाई में कितनी तरंग होती है, मतलब ठीक है, कितनी वेव्स बन रही है एक लंबाई में, उसको बोलते हैं तरंग संख्या। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई कोणीय तरंग संख्या के, एक होता है कोणीय तरंग संख्या, के इक्वल टू कोणीय तरंग संख्या, यानी कि कोणीय आ गया, मतलब अपने को पता है एक होती है आवर्ती, आवर्ती को 2 पाई से गुणा कर दे तो बन जाता है कोणीय आवर्ती। उसी प्रकार जब इस तरंग संख्या को 2 पाई से गुणा कर दे तो बन जाता है कोणीय तरंग संख्या। वो होता है के बराबर 2 पाई इंटू 1/λ, यानी कि के इक्वल 2 पाई/λ। इसको संचरण नीतांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संचरण नीतांक। के इक्वल टू 2 पाई/λ, के इक्वल टू 2 पाई/λ क्या होगा? संचरण नीतांक। एक होता है तरंग वेग, एक होता है तरंग वेग। तो कि भाई तरंग किस वेग से गति करते तो वो निकालोगे कैसे? तो देखो वो भी निकालना ईजी है। कैसे? आपको पता है एक कंपन में तय की हुई दूरी, जब कोई भी कण एक पूरा कंपन करता है तब तक तरंग कितनी दूरी तय करती है? तो मैंने बताया था लैम्बडा। एक कंपन में तरंग कितनी दूरी तय करती है? लैम्बडा, ठीक है। और एक कंपन में लगा समय टी, ठीक है। तो इस जो तरंग का वेग क्या होगा? v इक्वल टू λ/t, क्योंकि अपने वो वेग किसका निकालना है? किसका निकालना है? तरंग का वेग निकालना है। तो जब तक कोई कण है वो एक कंपन तय करेगा तब तक ये जो तरंग है लैम्बडा दूरी तय करेगी, और उस एक कंपन को तय करने में लगा समय t होता है। तो v इक्वल टू λ/t। अब देखो 1/t को मैं क्या लिख सकता हूँ? n लिख सकता हूँ, यानी कि आवर्ती, ठीक है। इस बहुत से n भी लिखते हैं, बहुत बार f भी लिखते हैं, ठीक है। v इक्वल टू कोई f में लिख रहा है तो f लैम्बडा, समझ गए? कंफ्यूज नहीं होता है। ये आवर्ती है, n क्या है? आवर्ती है, n क्या है? आवर्ती, समझ गए? कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो v बराबर क्या हो गया? λ/t, या फिर v इक्वल टू n लैम्बडा, या फिर f लैम्बडा, जो भी आप जैसे भी याद रखना चाहो, ठीक है। ये हो गया। बाकी सिंपल सी चीज़ है, अगर फॉर्मूला भूल भी जाओ तो ये ध्यान रखना, v यानी कि एक कंपन में कितनी दूरी तय करती है, जो है क्या बोलते हैं अपनी तरंग, वो तय करती है लैम्बडा, और कितना समय लगता है t, तो λ/t। बाकी तो आप बदल सकते हो चीज़ें, ठीक है। चलो, तो ये हो गया तरंग वेग। और देखो नेक्स्ट आता है किसमें? कला में अंतर, और जो पथ होता है पथ में अंतर। तो कला में अंतर को बोलते हैं कला अंतर, और पथ में अंतर को पथा अंतर। वैसे ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है, मतलब मेरी मन कर रहा है कि मतलब मैं आपको समझाऊं सारी चीज़ें अच्छे से, ठीक है। लेकिन चूँकि अपने पास टाइम है नहीं, और मतलब इसमें आप अपने को इतना डीप जाने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ आपको क्या दे देंगे? अगर समीकरण दे देंगे, समीकरण में से बोल देंगे कि भाई इस तरंग का वेग निकालो, तो आपको दोनों समीकरण की क्या करनी है? जो अपनी स्टैंडर्ड समीकरण है उसकी, और जो समीकरण दी हुई होगी उसकी क्या करनी है? आपको तुलना करनी है। तुलना करने के बाद आपको ये मान निकाल लेने, जैसे कि v का ले लो, k का ले लो, ओमेगा का ले लो, ये मान आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी है बहुत टॉपिक मस्त है, समझने वाला है। तो चलिए, एक होता है कलांतर, एक होता है पथांतर। कला यानी दो कंपित कणों की कला में अंतर को क्या बोलते हैं? कला अंतर। और दो कंपित कणों के पथ में अंतर को पथांतर। तो कला अंतर मतलब क्या होगा? एंगल थीटा, उसमें अंतर, तो वो किस में आएगा? रेडियन में। और पथ यानी कि दूरी, तो वो किस में आएगा? मीटर में। अब एक बहुत ही फेमस फार्मूला है कलांतर व पथांतर में संबंध। आप सभी ने पढ़ा होगा कि भाई कलांतर बराबर होता है 2 पाई/λ इंटू पथांतर। कलांतर बराबर 2 पाई/λ इंटू पथांतर। अगर कभी इस फार्मूले को भूल जाओ तो देखो याद रखना, ये किस में होगा? लैम्बडा मीटर में, ये पथांतर किस में होगा? मीटर में। आपको ये किस में चाहिए? रेडियन में। तो जब ये मीटर से मीटर कैंसिल होगा तभी तो आएगा ये रेडियन में, समझ गए? तो इसका मतलब लैम्बडा हमेशा नीचे आएगा और ये हमेशा गुणा में रहेगा, समझ गए? तभी तो ये आपस में कैंसिल हो गए। ये कलांतर किस में आएगा? रेडियन में आएगा, समझ गए? तो कलांतर बराबर 2 पाई/λ इंटू पथांतर, ठीक है। अब होता है, आप सभी को पता है, एक होता है फॉर्मूला v इक्वल टू l लैम्बडा, अपन ने पढ़ा है वेग का, ठीक है, कि भाई वेग क्या λ/t, t को लिख दिया, t को क्या लिख दिया? 1/t को लिख दिया, n लिख दिया, यानी कि f आवर्ती, ठीक है। अब अपने को ये पता है कि k इक्वल टू 2 पाई/λ, यानी कि कोणीय तरंग आवर्ती या फिर संचरण नीतांक। k इक्वल 2 पाई/λ, तो लैम्बडा क्या होगा यहाँ पर? 2 पाई/k, तो मैंने लैम्बडा की जगह लिख लिया 2 पाई/k। अब ये 2 पाई इंटू n यानी कि 2 पाई f, ये क्या हो गया? कोणीय आवर्ती हो गया। क्या हो गया? कोणीय आवर्ती। आपको पता ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f, तो f को यहाँ आप क्या लिख रहे हो? n लिख रहे हो ना, तो 2 पाई n, तो ये क्या हो जाएगा? कोणीय आवर्ती। तो v बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा/k भी इसका फार्मूला हो जाएगा। तो क्या होगा इससे? क्योंकि आपको फार्मूले में क्या होता है? साइन समीकरण में ओमेगा t प्लस kx या माइनस kx, तो डायरेक्ट ओमेगा/k करके इस तरंग का वेग निकाल सकते हो, ठीक है, समझ गए? चलिए एक सवाल करते हैं, उसमें सारी चीज़ें निकाल लेंगे। ये देखो, ये सवाल सॉल्व करते हैं, एक ही सवाल है लेकिन इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं।
इसमें ये समीकरण दी हुई है, पूछा गया ये ज्ञात करो ए आयाम, आवर्तकाल, आवर्ती, तरंग दैर्ध्य, के संचरण नियतांक, ओमेगा कोणीय आवृत्ति और वी वेग सभी आपको निकालना। ठीक है, तो देखो पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड समीकरण से तुलना करनी है। अपने पास स्टैंडर्ड समीकरण क्या है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। अब चूंकि ये माइनस वाला है ओमेगा टी और ये माइनस आ रहा है ना, तो माइनस के एक्स। बहुत बार ये ऐसे के एक्स माइनस ओमेगा टी पीपल ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब देखो तो आप क्या करोगे, इसको ये देखो बाहर 2 पाई है, तो इस 2 पाई को अंदर गुणा करोगे। 2 पाई को अंदर क्या करोगे, गुणा करोगे, फिर जाके समीकरण सही बनेगी। 2 साइन ये हो जाएगी रियल समीकरण 2 पाई 75 टी माइनस 2 पाई अपॉन 60 एक्स, ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से आपने देख लिया कि देखो पहले तो इस तरंग संचरण की क्या होगी दिशा, किस डायरेक्शन में ये जा रही है तरंग, तो तरंग किस दिशा में जा रही है, माइनस आ रहा है ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी कि प्लस एक्स दिशा में गति, प्लस एक्स दिशा में गति, प्लस एक्स दिशा में गति। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें सामने आ रही है। ए देखो कितना आ रहा है 2, ए बराबर 2। यहाँ से देखोगे के बराबर कितना आ रहा है, के इक्वल टू आ गया ये 2 पाई अपॉन 60, 2 पाई अपॉन 60। ठीक है, ओके। और यहाँ से अपने पास ओमेगा कितना आ रहा है, ओमेगा बराबर आ रहा है 2 पाई इंटू 75, 2 पाई इंटू 75। देखो ओमेगा की जगह कितना 2 पाई इंटू 75। अब देखो सारी चीज़ें आ सकती है अपने पास, कैसे देखो ए आ गया, अब निकालना टी आवर्तकाल। तो देखिए यहाँ से आवर्तकाल मतलब अपने को पता है 2 पाई इंटू 75 और ओमेगा एक्चुअली में होता क्या है 2 पाई एन या 2 पाई एफ जो भी है। ठीक है, तो यहाँ से 2 पाई तो एन बराबर क्या हो गया 75, तो आवृत्ति क्या होगी 75 हर्ट्ज। ठीक है, आवर्तकाल क्या होगा 1 बटा आवृत्ति यानी कि 1/75 किस में हो जाएगा सेकंड में। ठीक है, अब लैम्बडा तो देखो यहाँ से के क्या होता है एक्चुअली में 2 पाई पर लैम्बडा होता है के, तो यहाँ से देखो लैम्बडा कितना आ गया 60, लैम्बडा कितना आ गया 60 में। ठीक है, और देखो लैम्बडा ये किस में आएगा, इसकी लेंथ किस में होती है मीटर में होती है। ठीक है, अगर आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो वो सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो गया लैम्बडा हो गया 60 हो गया। अब क्या निकालना के, तो के तो ये आ गया 2 पाई 60 सीधा आ गया, डायरेक्ट ही आ गया। अब निकालना ओमेगा, ये भी आ गया, ओमेगा भी कितना आ गया 2 पाई इंटू 75 डायरेक्ट ही आ गया। वी निकालना है तो वी को आप कैसे भी निकाल सकते हो, वी को आप या तो ओमेगा अपन के वाले फॉर्मूले से निकालो, तो ओमेगा कितना है 2 पाई इंटू 75 और के कितना है 2 पाई, के कितना है 2 पाई इंटू 60, 2 पाई अपॉन 60 ना 60 जाएगा ऊपर, तो ये आएगा 75 इंटू 60, वी कितना आएगा 75 इंटू 60, या तो ये हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये देखो ठीक है, तो वी क्या हो जाएगा 75 इंटू 60। और दूसरा आप किस फॉर्मूले से वो कर सकते हो, आपको पता है वी इक्वल क्या होता है लैम्बडा अपॉन टी, तो लैम्बडा क्या है अपने पास देखो 60। ठीक है, और टी कितना है 1/75, 1/75 करेंगे तो ये भी कितना हो 60 इंटू 75। बात क्या रहेगी वो की वो रहने वाली। ठीक है, तो ऐसे तुलना करके आपको चीज़ों को निकालना है, ऐसे तुलना करके आपको चीज़ों को निकालना है। ठीक है, ध्यान से ये 60, अभी ये है ना 60 यहाँ पर एक्चुअली सेंटीमीटर में। ठीक है, ये किस में है सेंटीमीटर में, क्योंकि सवाल में यहाँ पे आपको मेंशन किया होगा, सवाल में आपको मेंशन किया होगा। ठीक है, तो इसलिए वहाँ से सवाल में सेंटीमीटर में मेंशन है तो लैम्बडा सेंटीमीटर में हो जाएगा, मीटर में तो लैम्बडा मीटर में हो जाएगा। तो ये सेंटीमीटर यानी कि 60/100 कर देना यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या कर देना 60/100 कर देना बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप तुलना करके निकाल सकते हो। आप कोई भी सवाल पूछिए आपसे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इसकी इस समीकरण की
और जो आपको दी गई है उसकी तुलना करनी है बस। अगर माइनस है बीच में तो पॉजिटिव एक्स दिशा में कर रहा है गति, और अगर प्लस है तो नेगेटिव एक्स दिशा में जो तरंग है उसकी गति हो रही है। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सुपर पोजिशन यानी कि अध्यारोपण। पहले तो पढ़ेंगे कुछ ध्वनि के वेग के बारे में, उसके बाद पढ़ लेंगे अध्यारोपण के बारे में। थैंक यू सो मच।